हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कटिनरी को। कटिनरी बेसिकली एक ऐसा कर्व है जो कि डिफाइन करता है एक फ्रीली हैंगिंग चेन की शेप को। जैसे कि अगर मैंने ये वायर लिया या ये केबल ली और इसको मैंने 2 पॉइंट से यहाँ पर टक कर दिया, तो ये जो शेप क्रिएट हो रही है ना, यही कटिनरी है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फ्रीली हैंगिंग चेन होती है ना, जिसपे कि सिर्फ उसका खुद का वेट लग रहा हो, फ्रीली हैंगिंग है ये, इस पे सिर्फ इसका खुद का वेट अगर होगा तो वो लगेगा बस, उसके अंडर में इसने जो कर्व जो लेगा ना, ये उसे कटिनरी कहेंगे हम। जैसे कि एयर बबल्स जो है अपनी शेप को स्टेबल करने के लिए स्फेरिकल शेप ले लेते हैं, मतलब ये वो शेप है जिसमें चेन मिनिमल अपनी टेंशन फोर्स को कर देती है। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि फीमेल्स ज्वेलरी पहनती हैं तो जो उसमें जो डिज़ाइन बनती है ना, मतलब कि जो कर्व क्रिएट होता है वो कटिनरी कर्व ही होता है। और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स जब लटकी हुई होती हैं तो जो शेप क्रिएट होती है वो भी कटिनरी होती है। और अगर कहीं भी आप किसी चेन को 2 एंड से बांध दोगे ना, जैसे कि एक मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इधर 2 पॉइंट से हमने एक चेन को बांध दिया यहाँ पे, ये तो ये जो शेप क्रिएट होगी ना, ये एक कटिनरी की शेप होगी। अब बहुत से लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये जो है ये तो शायद एक पैराबोला की वो है, ये तो एक पैराबोला की शेप है, बट ये जो है एक पैराबोला की शेप नहीं है, ये कटिनरी है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करी है। आप उसे समझ पाएंगे कि पैराबोला जिसकी की इक्वेशन क्या होती है, y = cx² + dx + e टाइप की होती है। y = c cos हाइपरबोलिक x/c होती है। तो वो मैंने दोनों रिप्रेजेंट करे, आप उसे एक बार देख सकते हैं। यहाँ नीचे वाली ये जो है ये कटिनरी की इक्वेशन है और ये जो है ये पैराबोला की इक्वेशन है, और दोनों काफ़ी डिफरेंट रहती हैं ये। अब हम इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कटिनरी, बेसिकली ये एक कॉमन कटिनरी है जिसमें कि इसका जो वेट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली इंट्रिंसिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है उस कर्व की जो कि उसे डिफाइन करने के लिए उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ को देखती है, और वो बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो उसकी लोकेशन और उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करती है ना। जैसे कि अगर हम लें कोऑर्डिनेट्स y और x वगैरह, तो ये इसकी लोकेशन पे डिपेंड करें क्योंकि x और y इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पर अगर हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ देखें, जैसे कि ये जो कटिनरी है इसका लेंथ कितनी है, इस चेन की लेंथ कितनी है, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं इसकी लेंथ को। तो ये जो है सिर्फ इस कर्व पे डिपेंड करेगा, ये इसकी लोकेशन कहाँ है, ये यहाँ पे है या ये यहाँ पे है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। तो हम इसको ऐसे कुछ पैरामीटर से डिफाइन करेंगे जो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में आएंगे। सो अब हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं। ये हमने ABC एक स्ट्रिंग ली है, यहाँ पे ये ले ली स्ट्रिंग, और इसका मान लेते हैं ये सेंटर और लोएस्ट पॉइंट है। ये जो है नीचे वाली डायरेक्ट्रिक्स या फिर इसकी एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये है वाई एक्सिस। ये जो है चेन, इसका एक एंड पॉइंट है A, इसका दूसरा एंड पॉइंट है C, और B हमने यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट मान लिया है, और P यहाँ पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है। इतना ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इसके टर्म्स होते हैं जो हमें समझ में आने चाहिए। जैसे कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, इसके एंड पॉइंट्स है रोप के या फिर चेन के, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है
इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं स्पैन। स्पैन बोलते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करनी है, ये है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से जितनी भी डिस्टेंस होगी इसको हम अगर मान लेते हैं एक्स ए, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, तो स्पैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस बीच की आएगी ना, इसको हम बोलेंगे सैग। तो सैग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पॉइंट की अगर मैं यहाँ से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखूँ तो ये हो जाएगी वाई ए। तो सैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई ए। और अब ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं सी, जो इस कटिनरी के लिए एक पैरामीटर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई ए, इस पूरे में से इस सी को घटा देंगे हम, तो ये बीच का सैग निकल आएगा। अब हमने क्योंकि ये एक कॉमन कैटेनरी मानी है, इसका मतलब कि इस पे इसका जो वेट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यूनिट लेंथ में अगर हम देखें तो उतना ही होगा जितने दूसरी बाकी की यूनिट लेंथ में होगा। मीन्स इधर जितना है, अगर ये डी एस है और ये भी डी एस है, तो इन दोनों का वेट सेम होगा। सो लेट डब्ल्यू बी द वेट पर यूनिट लेंथ। और अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे बी से लेके पी तक का जो रीजन है यहाँ पे इस चेन का, इसकी जो लेंथ है हम वो एस मान लेते हैं। लेट एस बी द लेंथ बी पी ऑफ चेन। एस जो है ये वाली लेंथ मान ली मैंने। इसका मतलब कि अगर हम बी पी को देखें, बी पी इज वेट कितना हो जाएगा, इतना चेन का भार कितना हो जाएगा यहाँ पे, W इंटू एस, क्योंकि ये इसकी लेंथ है और वेट पर यूनिट लेंथ जो है वो W है, तो टोटल लेंथ इसकी, टोटल वेट कितना हो गया इसका WS। और ये जो है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ वर्क करेगा यहाँ पे WS। पर अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये जो चेन है ये नीचे की तरफ आ जानी चाहिए थी, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी नहीं। पर हम ये चाहते हैं कैटेनरी की इक्वेशन बनाना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा। अब हमें एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि जब भी कोई एक्शन होती है चेन के अंदर तो उसके अंदर एक रिएक्शन फोर्स ज़रूर क्रिएट होती है, जो कि होती है टेंशन के रूप में। अब इस वेट की वजह से तो ये जो पी पॉइंट है ये इधर खिसक के आ जाना चाहिए था, और ये जो बी पॉइंट है ये भी इधर खिसक के आ जाना चाहिए था, क्योंकि है तो ये जो फोर्स जो WS वर्क करेगी इस पर, ये इसे ऐसे ही तो खींचेगी और ये इसे ऐसे की तरह खींचने चालू करेगी। पर ये तो नीचे आया नहीं, इसका मतलब कि ये जो फोर्स, ये जो वो है पॉइंट, इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रही है इधर की तरफ, विच इज T। और ये जो है अलोंग द लेंथ ऑफ द चेन लग रही है। मैं टेंशन फोर्स भी क्लियरली बता दूंगी अभी। टेंशन फोर्स क्या होता है कि टेंशन फोर्स एक रिएक्शनल फोर्स होती है जो कि चेन लगाती है किसी भी मास ऑब्जेक्ट पे, या फिर ऑब्जेक्ट जो भी उससे बंधा हुआ होता है उस पे, जो उसे डिफॉर्म करना चाहता है या फिर उसे पुल करना चाहता है, तो उसके रिएक्शन में फोर्स चेन भी लगाती है उस ऑब्जेक्ट पे, और वो होती है टेंशन फोर्स। तो ये जो है मास ऑब्जेक्ट इस पॉइंट को इधर की तरफ खींचना चाहता है, तो ये पॉइंट भी उधर ही बना रहने के लिए इधर की तरफ इस पर फोर्स लगाएगा। ऐसे ही सिमिलर वे में अगर ये जो वेट है ये बी पॉइंट को इधर की तरफ खींचना चाहेगा, तो ये इस पॉइंट पे भी इधर की तरफ एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी, विच इज़ ऑल्सो अ टेंशन फोर्स। इसको हम लोएस्ट पॉइंट पे है तो इसको हम T0 बोल देते हैं यहाँ पे। इसको मैं और क्लियरली बना दूंगी अभी, आप पहले इतना समझ लेना कि ये कैसे है ना। अब एक चीज़ और, ये जो टेंशन यहाँ पे है ना P पॉइंट पे, इसको अगर हम देखेंगे तो इसकी एक स्लोप बन रही होगी एक्स एक्सिस के साथ, तो उसको हम बोल देते हैं साई एंगल। ठीक है, इससे डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। अब ये जो टेंशन फोर्स है यहाँ पे, ये टेंजेंशियल है, क्योंकि किसी भी कर्व सरफेस की जो टेंशन फोर्स होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है, और ऐसे ही ये लोएस्ट पॉइंट पे है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी है कि इस पे जो है बेसिकली 3 फोर्सेस वर्क कर रही हैं जो कि इसे इक्विलिब्रियम में रख रही हैं। कीप दिस चेन
इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसमें पहली फोर्स क्या है कि टेंशन T एट पॉइंट P विच इज टेंजेंशियल। दूसरी क्या है T नॉट विच इज हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट B। और तीसरी है इस चेन के पार्ट का वेट जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा होगा, WS एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ BP। तो इन तीनों की हेल्प से ही ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है। अब इसको समझने के लिए इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखें तो T जो है टेंशन, इसके अगर हम दो पार्ट करें, जैसे कि ये जो टेंशन है ये ऐसे कुछ लग रही है, इसके अगर हम दोनों कंपोनेंट्स देखें तो एक तो है वर्टिकल कंपोनेंट, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये साई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये T। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जाएगा T कॉस साई और वर्टिकल हो जाएगा T साइन साई। अब एक चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे इसका अगर हम डायग्राम बना के देखें सिर्फ फोर्सेस का, तो ये है यहाँ पे P पॉइंट, मतलब अगर इसमें हम देखें तो नीचे की तरफ लग रही है WS, ठीक है, और यहाँ की साइड लग रही है टेंशन फोर्स और इधर साइड लग रही है हमारी यहाँ पे T नॉट। हम क्या लिख सकते हैं, T साइन साई इज इक्वल टू WS फर्स्ट इक्वेशन एंड T नॉट इज इक्वल टू T कॉस साई। इतना आ गया। अब अगर हम क्या करें कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करें तो हमें लेट T नॉट इज इक्वल टू WC। WC क्या है, W तो था चेन का वेट पर यूनिट लेंथ और C क्या है, ये डिस्टेंस। मतलब अगर कोई चेन, ये चेन का एंड जो है यहाँ से अगर गिरा हुआ हो तो लास्ट में इधर तक जाएगा, तो इसका जो वेट होगा ना उतनी ही यहाँ पे T नॉट लग रही है। अगर ये एक एजम्पशन है यहाँ पे, है ना, फोर्थ हमने ऐसा एज्यूम किया और T नॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे tan साई इज इक्वल टू WS अपॉन WC। दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू C tan साई। और यही हमारी यहाँ पे इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे अभी हमने S और साई के बीच में रिलेशन तो निकाल लिया, अब हम एक कैटेनरी की कार्टेशियन इक्वेशन और निकाल लेते हैं विच इज़ अ रिलेशन बिटवीन इट्स y एंड x। मतलब y और x के बीच में रिलेशन निकालना है। अब एक चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है कि हमने क्या निकाला था, S इज इक्वल टू C tan साई। यहाँ पे tan साई क्या था, टेंजेंट का एंगल था, है ना, तो इसको हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं, है ना। और S की हमें पता है कि ds बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमें पता है ऑलरेडी। अब क्या करना है, हमें इसे फर्स्ट वाली इक्वेशन की हेल्प से लाना है, क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन तो हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सेकेंड इक्वेशन से tan साई की जगह dy बाई डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया है, तो मुझे क्या मिलेगा, S इक्वल्स टू C dy बाई डी एक्स। अब एक चीज़ और नोटिस करनी है हमें इस इक्वेशन में से दोनों चीज़ें हटानी थी, एस बी और साई बी, उसकी जगह लाना क्या है, y और x। तो अब हमें ये रिलेशन तो पता ही है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि s को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो दोनों साइड हम कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू C d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये मिल गया हमें यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू थर्ड वाली इक्वेशन की यहाँ पे रख सकते हैं हम यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करना है कि dy बाई डी एक्स को अगर हमने p यूज़ कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू C डी बाई डी एक्स। और इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो हमें मिलेगा
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसे वो कर लेते हैं रीअरेंज, 1 + p² = c, और ये आ जाएगा 1/c dx। इसको इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p = x/c + c1। c1 यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। तो अब हमें एक चीज़ हमें पता है कि ये जो पॉइंट b है यहाँ पे क्या है, टेंजेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। मीन्स p जो है यहाँ पे 0 है और x की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। तो एट पॉइंट a p = 0 एंड x = 0। अब हम ये क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं ये इस कटेनरी की तो निकाल रहे हैं, तो हर इस पे जो भी पॉइंट आएगा इस पे वो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब ये जो b पॉइंट है ये भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो b पॉइंट, सॉरी ये b पॉइंट है यहाँ पे, तो b पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे c1 आ जाएगा। मतलब c1 की वैल्यू 0 है। और हमें इसे रीअरेंज करके क्या मिल जाएगा यहाँ पे, p = साइन हाइपरबोलिक x/c। अब p को हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dy/dx। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा हमें। उससे क्या मिलेगा हमें, ये y और x पर रिलेशन मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, y = cos हाइपरबोलिक x/c × c + c2। सेकेंड कांस्टेंट ले लेंगे हम यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट b के लिए ही देख लेते हैं दोबारा। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, c, और x की वैल्यू कितनी है, 0। सो अकॉर्डिंग टू पॉइंट एट पॉइंट b, x = 0 एंड y = c। सो हमें क्या मिलेगा, c = c cos हाइपरबोलिक। यहाँ पे अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो ये वैल्यू तो cos हाइपरबोलिक 0 मतलब की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये तो 1 डायरेक्ट ऐसे ले सकती हूँ इसे, c2 मतलब 0 आ जाएगा। इससे मुझे क्या मिला यहाँ पे कि y = c cos हाइपरबोलिक x/c। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। सो बेसिकली अभी तक हमने कटेनरी के लिए 2 इक्वेशंस निकाली थी। एक तो रिलेशन निकाला था s और साई के बीच में विच इज़ द इंट्रिंसिक इक्वेशन, और दूसरा रिलेशन निकाला था y और x में विच इज़ द कार्टेशियन इक्वेशन। इसके अलावा भी हमसे कुछ इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं। जैसे एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि x और s के बीच में रिलेशन, या y और s के बीच में रिलेशन, या फिर y और साई के बीच में और x और साई के बीच में। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इन 4 रिलेशंस को अप्रोच कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि x और s के बीच में रिलेशन पूछा गया है। अब हमें क्या रिलेशन पता है कि s का रिलेशन जो है कुछ इस टाइप का है, s के बीच में और ये साई के बीच में। मतलब कि मुझे यहाँ s तो रखना है बट साई के जगह पे हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे x। या फिर इस रिलेशन में अगर हम देखें तो y की जगह पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे s चाहिए होगा। या फिर तो इसके लिए हमें ना एक ट्रायंगल क्रिएट करना है। यहाँ पे ये हमने एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया। इसका एंगल जो है यहाँ पे ये साई है, और इसमें ये जो साइड है हाइपोटेनस वो है ds, ऑपोजिट साइड है dy और बेस है dx। तो इससे हमें क्या मिलता है कि tan साई जो होता है वो होता है dy/dx, जो हमें ऑलरेडी पता थी। तो इसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। या फिर अगर हम देखना चाहें तो cos साई, जिससे कि मिल जाएगा मुझे dx/ds, या फिर sin साई, जिससे हमें मिल जाएगा dy/ds। इस ट्रायंगल से 3 रिलेशन क्रिएट हो गए हमारे लिए, और इन तीनों की हेल्प से हम ये सब सारे सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे, वो देखना है हमें यहाँ पे। इसके अगर फर्स्ट रिलेशन है हम पे यहाँ पे, तो क्या है, s = c tan साई है। तो s तो एज इट इज रखना है, और साई की जगह हमें क्या चाहिए, बस x चाहिए। तो अब हम x लाना है हमें साई की जगह यहाँ पे।
तो टेन साई को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये एस इज इक्वल टू सी डी वाई बाई डी एक्स। और y की इक्वेशन हमें क्या है, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। तो अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हम इजिली इधर से निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, c। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ पे हम करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इंटू 1 बाई सी। तो इससे मुझे मिला यहाँ पे c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। तो हमारा पहला रिलेशन आ गया s इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। ये हो गया x और s के बीच में रिलेशन, जो हमारा थर्ड रिलेशन था। यहाँ पे थर्ड वाला रिलेशन आ गया यहाँ पे हमें। अब दूसरा रिलेशन निकालना है y और s के बीच में। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि y जो है वो है c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, और s हमने अभी भी निकाला, s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। इन दोनों को की अगर हम हेल्प से देखें तो हमें एक चीज़ पता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, यहाँ पे नेगेटिव है सॉरी, इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, y स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे मुझे मिला यहाँ पे कि y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया y और s के बीच में, जो कि हमारा फोर्थ रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, इफ थर्ड हो गया था यहाँ पे और ये फोर्थ हो गया। अब क्योंकि हमें रिलेशन y और साई के बीच में निकालना है तो हमें इसे ऐसे रखते हैं, डी वाई बाई डी साई की वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो हम इसे इंटीग्रेट अगर साई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा रिलेशन निकल जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एस लिख लें अगर, क्योंकि डी वाई बाई डी एस की अगर हम वैल्यू देखें कि डी वाई बाई डी एस की वैल्यू साई के टर्म्स में ही है, तो हमारा आंसर फिर भी ईजिली आ ही जाएगा, क्योंकि हमें साई के टर्म्स में ही तो सारी वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पे। इंटू डी एस बाई डी साई कर दिया, मतलब कि डी एस का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ही तो रहेगी, क्योंकि वाई जो है वो भी डिपेंड करेगा एस पे और एस भी डिपेंड कर रहा है साई पे। तो ये हमारी आ गई वैल्यू। अब डी वाई बाई डी एस की वैल्यू क्या है, साइन साई। और डी एस बाई डी साई की वैल्यू हम इजीली कहाँ से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से, क्योंकि एस और साई के बीच में रिलेशन ही तो है ये कटिनरी का। तो इधर से हमें क्या मिल जाएगा, डी एस बाई डी साई करेंगे अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे साई के रेस्पेक्ट में तो मिलेगा सी सेक स्क्वायर साई। इसको कि हम लिख सकते हैं सी साइन साई अपॉन कॉस स्क्वायर साई, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी वाई बाई डी साई इज इक्वल टू सी टेन साई सेक साई। अब इसको तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू सी सेक साई प्लस C1, ये हमें मिल गया। अब जो लोएस्ट पॉइंट था उसके लिए अगर हम देखें इसे, तो उस पॉइंट पे साई की वैल्यू तो थी 0 और y की वैल्यू थी c। तो इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये सिर्फ c रह जाएगी, और यहाँ पे c रखेंगे तो यहाँ पे C1 की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। इसका मतलब कि हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू सी सेक साई। ये रिलेशन आ गया y और साई के बीच में। अब जैसे कि हमने डी वाई बाई डी साई से y और साई के बीच में रिलेशन निकाला, ऐसे ही हम x और साई के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ऐसे ही जैसे कि डी एक्स बाई डी साई कर लेंगे हम यहाँ पे। अब ऊपर नीचे s का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जैसे कि डी एक्स बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी साई, ये करा सेम। अब डी एक्स बाई डी एस अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस साई, और डी एस बाई डी साई क्या हो जाएगा, सी सेक स्क्वायर साई।
इससे मुझे क्या मिला यहाँ पे, सी सेक साई मिल गया यहाँ पे। इसका मतलब कि हमें क्या, इसका इंटीग्रेशन कर देना है हमें साई के रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई प्लस C1। ये एक और वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब अगर हम लास्ट पॉइंट पे देखें, मतलब कि लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, तो उस पॉइंट पे मतलब कि जो बी पॉइंट था ना, वहाँ पे देखते हैं अगर, तो उस पॉइंट पे x की वैल्यू तो 0 थी और साई की वैल्यू भी 0 थी। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें, जब पे वैल्यू रख ही देते हैं, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा c log 1 प्लस 0, मतलब log 1 प्लस C1। इसका मतलब कि C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। हेंस हमें रिलेशन क्या मिल गया, x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ये हमें रिलेशन मिल गया यहाँ पे। ये हमारा रिलेशन आ गया यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से टोटल कितने रिलेशंस निकाल लिए, हमने यहाँ पे टोटल 6 रिलेशंस निकाल लिए हैं।